ये कहानी है गरीब जलेबी वाले की सफलता। एक गांव में बिरजू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू गांव के बीचों बीच जलेबी के ठेला लगाता और अपनी पत्नी के साथ जलेबी बेचा करता था। गर्मा गर्म जलेबी ले लो, गर्मा गर्म जलेबी। अरे एक बार खाकर देखो, मजा आ जाएगा। गर्मा गर्म जलेबी, रसीली रसीली जलेबी। तभी वहाँ पर गांव का मोहन आया और बोला, अरे भैया जरा गर्मा गर्म जलेबी तो पैक कर देना। हाँ हाँ भैया, अभी दे देता हूँ। इसके बाद बिरजू ने मोहन को जलेबी दी। तभी उसकी पत्नी गीता ने कहा, अरे भैया जलेबी के साथ दही भी ले जाओ तो ज्यादा मजा आएगा। क्या दही? नहीं नहीं, हम तो बिना दही के ही खाते हैं। अरे दही नहीं खाते हो तो क्या, पता है आपको जलेबी का स्वाद दही के साथ और दुगना अच्छा लगने लगता है। क्या? अगर ऐसी बात है तो थोड़ा दही भी दे दो। इसके बाद गीता ने दही भी दे दिया और मोहन वहाँ से चला गया। जिस पर बिरजू ने कहा, मोहन कभी भी दही नहीं ले जाता है, तुमने उसके साथ जबरदस्ती क्यों की? अजी जबरदस्ती कहाँ की, मैंने तो बस उसे समझाया और वो मान गया, तभी तो हम लोगों की बिक्री बढ़ेगी ना। हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। इसके बाद वो लोग आराम से जलेबी बेचने लगे। दोपहर का समय हुआ। गीता ने बिरजू से कहा, अजी आप घर पर जाकर खाना खाकर आइए, फिर आपके बाद मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुम तब तक देखना, जलेबी तो सारी बन ही चुकी है। आप चिंता क्यों करते हो, अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं उसे बनाकर दे दूंगी। इसके बाद बिरजू वहाँ से घर आ गया और गीता आराम से बैठकर जलेबी बेचने लगी। अरे जलेबी ले लो, जलेबी रसीली रसीली जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी ले लो, जलेबी। तभी वहाँ पर रेखा आई और उसने गीता से कहा, अरे बहन गीता जरा 2 किलो जलेबी तो देना, गर्मा गर्म। 2 किलो बहन? 2 किलो तो होगी नहीं, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। हाँ हाँ जल्दी बना दो, क्योंकि घर पर रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आज आपके घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं? हाँ हाँ बहन, क्या बताऊँ, आपको तो पता ही है मेरी बेटी शादी लायक है, पर अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला, बस उसी के लिए देखने आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जलेबी के साथ दही भी ले जाना, उन्हें बड़ा मजा आएगा और शायद तुम्हारी बेटी को पसंद भी कर लिया जाए। क्या दही? ठीक है बहन, 1 किलो दही भी कर देना। इसके बाद गीता ने जल्दी जल्दी जलेबी को सेका और फिर रेखा को पकड़ा दिया। रेखा ने पैसे दिए और वहाँ से चली गई, जिस पर गीता काफी खुश हुई और बोली, बस इसी तरह हमारी बिक्री होती रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो दोनों पति पत्नी इसी तरह जलेबी बनाया करते थे। गांव के लोगों को उनकी जलेबी बहुत ही अच्छी लगती थी। अरे भैया, बिरजू और उसकी पत्नी बड़ी अच्छी जलेबी बनाते हैं। हाँ हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो रोजाना उनके यहाँ जलेबी खाने जाता हूँ। उनकी जलेबी के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती। बेचारे क्या करें, गरीब हैं, अपना गुजारा करने के लिए जलेबी बनाकर काम चला लेते हैं। अरे भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस दिन उनकी जलेबी बिकने लगी ना, उस दिन वो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ ये तो पता ही है, और वैसे भी उनके हाथों में स्वाद भी है ना। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया भी बिरजू की जलेबी का काफी दीवाना था। वो रोजाना बिरजू के ठेले पर आया करता था। और बिरजू, गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हो? हाँ मुखिया जी, बना रहा हूँ जलेबी। आइए बैठिए, मैं भी आपके लिए लगा देता हूँ। अब तो तुम्हारी जलेबी के बिना मेरी सुबह ही नहीं होती है। ऐसा लगता है अगर जलेबी ना खाऊं तो आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये सुनकर बिरजू और गीता काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, आप लोगों की वजह से ही हम लोगों का गुजारा तब भी हो रहा है मुखिया जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम बड़ी लाजवाब जलेबी बनाते हो। मैंने बहुत सी जगह पर जलेबी खाई है, पर तुम्हारे जैसा स्वाद कहीं भी नहीं है। इसके बाद गीता ने मुखिया को जलेबी दे दी और वो आराम से खाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में जगदीश रहता था। जगदीश शुरू से ही बिरजू से काफी ज्यादा जलता था और उससे बात भी नहीं करता था। इतने साल हो गए कि वो कभी भी बिरजू के ठेले पर नहीं आया था। पता नहीं क्यों लोग उस बिरजू की जलेबी के दीवाने, जबकि उसकी जलेबी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं अपने आप को वो पति पत्नी समझते क्या है। समय तेजी से गुजर रहा था, सब सही चल रहा था। जब जगदीश उनके ठेले के सामने से निकलता तो उसका दिल जल जाया करता था। इनके ठेले पर कोई ना कोई खड़ा ही रहता है, जबकि मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। अब से मैं भी जलेबी बनाना सीखूंगा और इन्हीं के सामने ठेला लगाऊंगा, तब देखता हूँ इनकी ज्यादा बिक्री होती है या मेरी। ये सोचकर वो जलेबी बनाने के लिए एक दुकान पर गया। समय के साथ उसने जलेबी बनाना सीख लिया और ठीक बिरजू के ठेले के सामने ही उसने एक दुकान खोली। जब गांव वालों ने ये देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए।
अरे तो जगदीश है ना, जो मजदूरी करता था, इसने जलेबी की दुकान खोल ली। कुछ समझ नहीं आया भैया। हाँ भैया, इसे तो जलेबी बनाने नहीं आता था, फिर इसने दुकान कैसे खोल ली? चलो भैया, हम इसके दुकान पर चलकर पूछते हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। इसके बाद श्याम और मोहन जगदीश की दुकान पर आए। जगदीश ने जब उन दोनों को देखा तो कहा, आओ आओ, क्या तुम्हें गर्मा गर्म जलेबी खानी है? अरे भैया, जलेबी नहीं खानी, हमें तुमसे एक बात पूछनी है। तुम तो मजदूरी करते थे, अचानक से जलेबी की दुकान कैसे खोल ली? अरे मुझे जलेबी बनाना आता है, और वैसे भी मजदूरी तो मैं इसीलिए करता था क्योंकि मेरा मन नहीं करता था दुकान खोलने का, पर मैंने सोचा जब हाथ में हुनर है तो क्यों ना जलेबी बनाने लगूं। ये सुनकर वो दोनों थोड़े हैरान हुए और बोले, चलो भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जरा हमें भी बनाकर खिला दो जलेबी, हम भी तो देखें तुम्हारी जलेबी कितनी स्वादिष्ट है। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम दोनों को जलेबी बनाकर खिलाता हूँ। इसके बाद जगदीश जलेबी बनाने लगा। मोहन और श्याम उसे जलेबी बनाता हुआ देख रहे थे। तभी मोहन ने कहा, अरे भैया, तुम्हारी जलेबी थोड़ी टेढ़ी बन रही है, जरा गोल गोल बनाओ ना। अरे तुम्हें जलेबी खानी है या फिर उसे सजाना है? अरे भैया, खानी है, फिर भी अगर गोल गोल होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे बिरजू बनाता है वैसे। बिरजू का नाम सुनकर जगदीश को बहुत गुस्सा आया और उसने मोहन से कहा, ऐसा करो, उसी के ठेले पर खा लो, मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मोहन और श्याम काफी हैरान हुए और बोले, अरे भैया, ऐसा भी हमने क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, जब तुम्हें बिरजू की इतनी ही नाम बरी करनी है तो उसी की जलेबी खाओ, मेरी दुकान पर क्यों आ रहे हो? अच्छा अच्छा भैया, माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, अब हम बिरजू की कभी भी नाम बरी नहीं करेंगे, जल्दी से जलेबी दे दो। ये सुनकर जगदीश ने उन दोनों को जलेबी पकड़ा दी और जब उन्होंने दाम पूछा तो जगदीश ने उन्हें दुगने दाम बताए, जिसे सुनकर वो दोनों काफी हैरान हुए। अरे भैया, तुम इतनी महंगी जलेबी क्यों बेच रहे हो, जबकि बाकी जगहों पर तो सस्ती है? क्योंकि मेरी जलेबी स्वादिष्ट है, इस वजह से। अच्छा, ऐसी बात है। इसके बाद उन दोनों ने पैसे दिए और वो वहाँ से चले। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर हमारी खिचड़ी बिकने लगी तो फिर आपको कोई दूसरा काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। और क्या, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो कल ही सुबह मैं बहुत सारी खिचड़ी बना दूंगी और आप उसे गांव में बेचने निकल जाना। नहीं नहीं, ज्यादा मत बनाना, कल पहला दिन है तो थोड़ी बनाना। ठीक है, जैसा आप कहे, पर सामान कहाँ से आएगा? हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। ये सुनकर राकेश थोड़ा परेशान हो गया और बोला, ये तो तुम ठीक कह रही हो, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें? अजी, आप परेशान क्यों होते हैं जी, कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगी। अरे तुम क्या इंतजाम करोगी? अरे आप यहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर संगीता कमरे में गई। कुछ देर बाद निकल कर बाहर आई तो उसके हाथ में एक चांदी का कड़ा था, जिसे देखकर राकेश काफी हैरान हुआ। ये तो चांदी का कड़ा है। हाँ, ये चांदी का कड़ा मेरी माँ ने मुझे दिया था, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसे बेच दीजिए और इससे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। अरे तो क्या हो गया, अभी हमें पैसों की जरूरत है और वैसे भी हमारे घर में कुछ और है नहीं। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर मैं अमीर हो गया ना तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। इसके बाद वो कड़ा लेकर वहाँ से चला गया और उसे बेचकर सारा सामान ले आया। सामान लाने के बाद उसने संगीता से कहा, संगीता, मैं सारा सामान ले आया हूँ खिचड़ी बनाने का, और थोड़ा राशन भी ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, मैं शाम को खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तब तक आप गांव में घूम कर आइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं गांव में घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर राकेश गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी राकेश को मदन मिल गया। मदन को देखकर राकेश ने कहा, और मदन, क्या हाल चाल है? अरे भैया, हाल चाल सही है, तुम बताओ, कहीं काम धंधा मिल गया या अभी तक ऐसे ही भटक रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, कोई काम धंधा नहीं मिला है, पर कल से अपना काम शुरू करने का सोच लिया है। क्या अपना? पर क्या करोगे भैया तुम? अब ये तो तुम्हें कल पता चल जाएगा भैया। चलो अच्छी बात है, वैसे भी अब काम बहुत कम हो गया, मजदूरी के भरोसे तो घर का खर्च भी नहीं निकलता है। और क्या भैया, मैं 1 महीने से ऐसे ही घर पर बैठा हुआ हूँ, दिमाग बड़ा खराब था, तब मैंने ये निर्णय लिया है, अब मैं कल से खिचड़ी बेचा करूंगा। क्या खिचड़ी? ये तो बड़ी साधारण सी चीज है, भला खिचड़ी कौन खाएगा? अरे अगर तुम एक बार मेरी खिचड़ी खा लोगे ना तो बार बार आओगे। अगर ऐसी बात है तो कल सबसे पहले मैं ही तुम्हारे ठेले पर आऊंगा। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर वो अपने घर चला आया। घर आने पर राकेश ने संगीता से कहा, खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ, खाना बन गया, आइए खाना खा लीजिए। वैसे आप थोड़े खुश लग रहे हैं। अरे आज मदन मिल गया था तो उसी से बातचीत होने लगी, बातों बातों में मैंने बता दिया कल से खिचड़ी बेचूंगा, तो कह रहा था सबसे पहले वही खाने आएगा। चलो, ये तो बात बहुत अच्छी है, आपको पहले से ही ग्राहक मिल गया।
हाँ, बस भगवान से दुआ यही कर रहा हूँ, कल मेरी अच्छी बिक्री हो जाए, क्योंकि कल पहला दिन है। हाँ हाँ, कल आपकी अच्छी बिक्री हो जाएगी क्योंकि कल आपका पहला दिन है, जिस वजह से लोग आपकी दुकान पर ज्यादा आएंगे। अरे दुकान कहाँ, सबसे पहले तो ठेले पर ही शुरू करूँगा। अरे भले ही ठेला हो या दुकान, अपने लिए तो ये भगवान ही होगा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब हम दोनों साथ में मिलकर खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगे। अरे मुखिया जी, बिरजू की दुकान पर क्यों जा रहे हैं? अभी तो मेरी दुकान पर जलेबी खाई थी। वहीं अपनी दुकान में मुखिया को आता देख गीता और बिरजू काफी ज्यादा खुश हो गए और मुखिया ने बिरजू से कहा, अरे बिरजू, जरा गर्मा गर्म जलेबी तो लगा देना। हाँ हाँ मुखिया जी, अभी देता हूँ। इसके बाद बिरजू ने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म जलेबी मुखिया को दी। मुखिया ने जलेबी खाते हुए कहा, अब मजा आया ना। उस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं चाशनी में मैदा डूबी हुई खा रहा हूँ। मेरे तो बिना फालतू में 50 रुपए चले गए। क्या 50? और क्या, जगदीश 50 रुपए की दे रहा है, और जब मैंने उससे कहा तो कह रहा था दुकान पर महंगी मिलती है। आज के बाद तो मैं उसके दुकान पर जाऊंगा भी नहीं। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद मुखिया ने जलेबी खाई और वहाँ से चला गया, जिस पर गीता ने खुश होकर कहा, अजी जगदीश तो बहुत महंगी जलेबी बेच रहा है, इस तरह उसकी दुकान पर कौन आएगा। हाँ सही कह रही हो, उसने तो हमारा काम खुद ही आसान कर दिया। अगर इसी तरह उसने अपनी दुकान को चलाया तो कुछ ही दिन में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ जगदीश काफी ज्यादा परेशान था। समय तेजी से गुजर रहा था पर उसकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी। ऊपर से दुकान का किराया भी उसे देना था और उसने अपने आप से कहा, अरे अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं महंगी दे रहा हूं, इस वजह से लोग मेरी दुकान पर नहीं आ रहे हो। पर मैं बिरजू को इतना सफल नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर जगदीश ने अपनी जलेबी का दाम आधा कर दिया, पर फिर भी उसके ग्राहक दुकान पर नहीं टिक रहे थे। अब तो मैंने जलेबियों के दाम भी आधे कर दिए, अब मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? जगदीश काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और फिर उसने एक तरकीब अपनाई और अपने आप से कहा, लगता है अब मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा। एक सुबह जगदीश बिरजू के ठेले पर आया और बोला, अरे बिरजू, ये मेरी थोड़ी मैदा बच गई है, इसे तुम इस्तेमाल कर लेना। क्या मैदा? पर किस लिए? क्योंकि मैंने अपनी दुकान बंद कर दी है, अब मैं दुकान नहीं चलाऊंगा। पर क्यों? तुम्हारी दुकान खुले अभी कुछ ही दिन तो हुए थे। हाँ, पर मुझे बहुत नुकसान हो गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इसका कुछ बना लेना, क्योंकि मेरी अब ये किसी काम की नहीं है। ये कहकर जगदीश वहाँ से चला गया, जिस पर गीता ने कहा, अजी ये इतनी जल्दी बदल कैसे गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हाँ, गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। चलो कोई नहीं, मैदा तो मिल ही गई, चलो हम लोग आज इसी से जलेबी बनाते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो लोग जगदीश की मैदा से ही जलेबी बनाने लगे। उस दिन उन लोगों की बिक्री अच्छी हो गई थी, पर अगली सुबह गांव में सबकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे ये अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? हमने तो कुछ खाया नहीं था। हाँ भैया, हमने तो सिर्फ बिरजू की जलेबी खाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं बिरजू की जलेबी में ही कुछ हो? पर भैया ऐसा हो कैसे सकता है? बिरजू तो कई सालों से जलेबी बेच रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं मुखिया की भी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, जिससे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे ये मेरी तबीयत को क्या हो गया? जब से बिरजू की जलेबी खाकर आया हूँ तब से बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। तभी वहाँ पर गांव वाले आए और मुखिया से बोले, मुखिया जी, जब से हमने बिरजू की जलेबी खाई है तब से हमारी हालत भी खराब हो गई है। हाँ, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। चलो हम लोग बिरजू के ठेले पर चलते हैं। इसके बाद सभी बिरजू के ठेले पर आ गए। बिरजू आराम से जलेबी बना रहा था। जब उसने इतने सारे गांव वालों को देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला। वहीं समय के साथ शाम होने आई, जिस पर राकेश ने कहा, अरे अब तो सारी खिचड़ी खत्म हो गई, चलो घर चलता हूँ। आज थोड़ी बनी थी इसीलिए जल्दी खत्म हो गई, कल ज्यादा बनवा कर लाऊंगा। ये कहकर राकेश ठेले को घर ले आया। संगीता घर के बाहर ही बैठी हुई थी। अपने पति को देखकर संगीता काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी कैसा गया आज का दिन? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी खिचड़ी के तो गांव वाले दीवाने हो गए। क्या आप सच कह रहे हैं? और क्या, सारी खिचड़ी खत्म हो गई। अगर आज और भी होती तो वो भी खत्म हो जाती। आपने ही तो कम बनाने के लिए कहा था। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारी खिचड़ी इतनी सभी को पसंद आएगी। आखिर क्या रहस्य है, मुझे भी बता दो, किस तरह बना रही हो? अजी कोई रहस्य नहीं है, जिस तरह बनाती हूँ उसी तरह बना रही हूँ। नहीं, कोई तो बात है, तुम्हारी खिचड़ी के तो सभी दीवाने हो गए। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आए और फिर राकेश ने संगीता के हाथ पर पैसे रखे और कहा, ये रहा तुम्हारी मेहनत का फल।
पैसों को देखकर संगीता काफी खुश हुई और बोली, अजी आपने मुझे क्यों दे दिए, आप रखिए ना। अरे नहीं नहीं, इन पर तुम्हारा ही हक है, क्योंकि सारी मेहनत तुमने की है। अजी हम दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए हम दोनों का बराबर का हक है। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा खुश हुआ। समय तेजी से गुजर रहा था। राकेश अब रोजाना खिचड़ी बेचने जाया करता था। जब सेठ को ये बात पता लगी कि राकेश की खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट है, तो उसने अपने आप से कहा, अरे राकेश की खिचड़ी तो सभी स्वादिष्ट बता रहे, जरा मैं भी उसके ठेले पर जाकर देखूं आखिर ऐसा क्या है खिचड़ी में। ये कहकर सेठ राकेश के ठेले पर आया तो वो खिचड़ी बेच रहा था। सेठ को देखकर राकेश ने कहा, अरे सेठ जी आप मेरे ठेले पर? मैंने सुना है तुम बड़ी ही लाजवाब खिचड़ी बेच रहे हो, जरा मुझे भी तो खिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं सेठ जी, अभी खिलाता हूँ। ये कहकर राकेश ने सेठ को खिचड़ी खिलाई। सेठ ने जब खिचड़ी खाई तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और बोला, ये खिचड़ी किसने बनाई है? ये खिचड़ी मेरी पत्नी ने बनाई है। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट है। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा खुश हुआ, पर सेठ काफी हैरान था। और इसके बाद सेठ ने खिचड़ी को पैक करवा लिया और घर आ गया। घर आने के बाद सेठ ने आराम से खिचड़ी खाई और कहा, पर ये कैसे हो सकता है? ये खिचड़ी राकेश की पत्नी ने कैसे बनाई होगी? नहीं नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। अब तो सेठ रोजाना राकेश के ठेले की खिचड़ी खाने लगा, और जिस पर राकेश को पहले लगा शायद सेठ को खिचड़ी पसंद है, पर उसे सेठ पर शक भी होने लगा। सेठ जी मेरे ठेले पर रोजाना आते हैं और आराम से खिचड़ी खाते हैं, जबकि बाकी ग्राहक इतना नहीं आते। आखिर चक्कर क्या है? मुझे सेठ जी से ही पूछना पड़ेगा। एक दिन जब सेठ आराम से बैठकर खिचड़ी खा रहे थे, तो राकेश ने सेठ से कहा, सेठ जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बताओ राकेश, क्या बात है? मैं देखता हूँ आप रोजाना मेरी खिचड़ी खाने आते हैं, क्या आपको मेरी खिचड़ी इतनी पसंद है या फिर कोई और बात है? ये सुनकर सेठ ने खिचड़ी खाना बंद कर दिया और राकेश की तरफ देखकर कहा, अगर झूठ बताऊं तो तुम्हारी खिचड़ी बड़ी ही लाजवाब है, पर अगर असलियत बताऊं तो असलियत यह है तुम्हारी खिचड़ी तो बहुत लाजवाब है। पर ऐसी खिचड़ी मेरी अम्मा बनाया करती थी और उन्हें गुजरे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। तब से मैंने ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई, पर जब तुम्हारे ठेले पर खाने आया तो मैं हैरान था। क्या आपकी अम्मा बनाया करती थी? पर यह कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी पत्नी के हाथों में एकदम मेरी अम्मा वाला स्वाद कहाँ से आ गया। सेठ की बात सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। राकेश पूरे दिन सेठ की बातों को ही सोचता रहा। अब तो ग्राहक हमारी दुकान पर आना ही नहीं चाहते, कैसे करके ग्राहक को बुलाऊं? पर हमें ग्राहकों का विश्वास फिर से जीतना ही होगा, और इसका एक ही तरीका है। इसके बाद गीता ने बिरजू को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर बिरजू ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अगर हम ये करेंगे तो शायद ग्राहकों का विश्वास हमें फिर से मिल सके। इसके बाद वो लोग फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगे। पर अब गीता ठेले पर नहीं रहा करती थी, सिर्फ बिरजू ही जलेबी बनाया करता था, जिसे देखकर गांव वाले थोड़े हैरान हो गए थे। अरे भैया वैसे तो ये पति पत्नी दोनों जलेबी बनाते थे, पर कुछ दिनों से सिर्फ बिरजू ही अकेला दिखाई दे रहा है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर हमें क्या मतलब, ये कुछ भी करे। वैसे भी इन्होंने तो हमारा विश्वास तोड़ा है, तो अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। भैया पर इतनी नाराजगी सही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये लोग सच कह रहे हो, शायद जगदीश ने ही इन्हें फंसाया हो। पर भैया जगदीश ऐसा क्यों करेगा? अरे तुम्हें तो पता ही था जगदीश बिरजू से जलता था, पर जगदीश तो मना कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भैया उसके मना करने से क्या होता है, जरा सोच कर तो देखो, क्योंकि अभी तक जब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये आखिर अब ऐसा क्यों करेंगे? ये सुनकर मोहन काफी ज्यादा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने कहा, कह तो तुम ठीक रहे हो, ठीक है आज हम दोनों बिरजू के ठेले पर जलेबी खाने चलेंगे। इसके बाद वो दोनों बिरजू के ठेले पर जलेबी खाने के लिए आए। उन दोनों को देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि कई दिनों से उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। उन दोनों को देखकर बिरजू ने कहा, अरे आओ भैया आप लोगों को जलेबी दे दूं? हाँ बिरजू दे दो, पर अच्छी बनाना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी ही बनाऊंगा जलेबी। हाँ हाँ हम लोगों को पता है, पर फिर भी अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, और मैं फिर कल दुकान ही बंद कर दूंगा अगर आपकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हुए और फिर उन्होंने उसकी जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद पैसे दिए और वहाँ से चले गए, जिस पर मोहन ने कहा, बिरजू तो पूरे जोश के साथ कह रहा है, इसका मतलब उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ जरूर जगदीश ने उसे फंसाया था। वहीं दूसरी तरफ गीता जगदीश के घर के बाहर खड़ी हुई थी। जगदीश की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर गीता थोड़ी हैरान हुई और बोली, बड़ी हैरानी वाली बात है,
ये जगदीश की तबीयत खराब कैसे हो गई? तभी उसने जगदीश को कहते हुए सुना, अच्छा, मैंने उस दिन जलेबी खा ली थी। मुझे नहीं पता था ये वही मैदा थी जो मैंने बिरजू को पकड़ाई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर गीता को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने आप से कहा, यही सही मौका है, अब मुझे अपने पति को इस बारे में बताना चाहिए। इसके बाद वो ठेले पर वापस आई, जिस पर बिरजू ने कहा, क्या हुआ? तुम बड़ी खुश लग रही हो। खुश होने वाली बात यह है कि क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया, बता भी दो। इसके बाद गीता ने बिरजू को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर बिरजू ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो अपने घर पर ही पड़ा हुआ है। अब बस किसी तरह हमें गांव वालों को और मुखिया जी को उसके घर पर ले जाना होगा। वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें पता है आज मोहन और श्याम जलेबी खाने आए थे। क्या आप सच कह रहे हैं? वो कुछ कह रहे थे? नहीं, कह तो नहीं रहे थे, बस यही कह रहे थे अच्छी बनाना। मैंने भी कह दिया अगर मेरी जलेबी खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होती है तो मैं कल ही ठेला बंद कर दूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मुझे पता है हम लोग जलेबी पूरी साफ सफाई से ही बनाते हैं। ये सब तो जगदीश की वजह से हुआ था। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह बिरजू मुखिया जी के घर पर गया। मुखिया ने जब बिरजू को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिरजू? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुखिया जी। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता भी है मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। मुझे पता है मुखिया जी, पर आपको नहीं पता। ये सब मैंने नहीं किया और इसीलिए मैं आपको आज सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी सच्चाई? आप पहले मेरे साथ चलिए तो बाकी गांव वाले भी वहीं पहुंच चुके हैं। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और फिर वो बिरजू के साथ चला गया। बिरजू से जगदीश के घर के पास ले गया, जिस पर मुखिया ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप शांत रहकर यहीं खड़े हो जाइए और अंदर की बातें सुनना, तब आपको पता लगेगा गलत कौन है और सही कौन था। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं मोहन और श्याम भी काफी ज्यादा हैरान थे। भैया आखिर चक्कर क्या है? बिरजू ने हमें जगदीश के घर के बाहर क्यों खड़ा कर दिया? पता नहीं भैया, अब तो हमें चुपचाप यहीं खड़े रहना है, तब पता लगेगा। बिरजू भी उन लोगों के साथ खड़ा हो गया। तभी वहाँ गीता आई और बोली, आप सभी लोग आ गए? हाँ, हम सभी आ गए। आखिर चक्कर क्या है? बस थोड़ी देर शांत रहिए, पता लग जाएगा चक्कर क्या है। ये कहकर गीता जगदीश के घर के अंदर चली गई। जगदीश आराम से चारपाई पर पड़ा हुआ था। जब उसने गीता को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे मैं तो तुम्हारे हाल चाल लेने आई थी। क्या हो गया? चारपाई पर कैसे पड़े हुए हो? लगता है तुमने भी मेरी जलेबी खा ली। अरे तुम कौन सी मुझे जलेबी खिला पाओगी? और वैसे भी मुझे जो चाहिए था वो तो हो ही गया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करना चाहता था, पर भगवान ने मेरे साथ ही कर दिया। फिर भी अब तुम लोगों की बिक्री तो हो ही नहीं रही होगी। हमारी बिक्री खराब करके तुम्हें आखिर मिल क्या गया? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर जगदीश काफी खुश हुआ और बोला, पर मुझे तो बड़ा मजा आया। वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आई हो, सही से बताओ। मैं बस अपना काम करने आई थी और मेरा काम हो गया। ये सुनकर जगदीश काफी हैरान हुआ। तभी वहाँ पर बिरजू सभी को लेकर आ गया। सभी को देखकर जगदीश बुरी तरह हैरान हुआ, जिस पर मुखिया ने जगदीश से कहा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जगदीश, तुमने इतनी बड़ी साजिश रची। नहीं मुखिया जी, आप लोग यहाँ पर ये सब इन लोगों की साजिश है। ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम शांत हो जाओ जगदीश। तुमने अपने मुंह से कबूल किया है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया था। और क्या मुखिया जी, तभी तो इसकी खुद की तबीयत खराब है, क्योंकि इसने भी गलती से वही मैदे वाली जलेबी खा ली थी। इसीलिए तो कहा जाता है जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। हमारे गांव से निकल जाओ, हमें तुम जैसे इंसान की जरूरत नहीं। नहीं मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी इस समय तबीयत खराब है, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, पर मुझे तुम इस गांव में दिख मत जाना। ये सुनकर जगदीश काफी ज्यादा दुखी हुआ। इस पर बिरजू ने कहा, मुखिया जी, अभी इसकी तबीयत खराब है, जब तबीयत ठीक हो जाए तब आप इसे सजा दे देना। इस पर मुखिया ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बिरजू, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? आपको तो कुछ पता ही नहीं था। वहीं मोहन और श्याम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, हमें भी माफ कर दीजिए। हमने तो सोचा तुमने सब जानबूझकर किया था, जबकि हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए था। कोई बात नहीं भैया। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए और अब बिरजू और गीता काफी ज्यादा खुश थे और पहले की तरह जलेबी बनाकर बेचने लगे। अब उनके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगा करती थी, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हुए थे।
तो ये कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।